फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिंदी कहानी फिर मिलेंगे सुनाने जा रही हूँ, जिसकी लेखक है जया वर्मा। कहा जाता है कि रोज नई कहानियाँ सुनने का जो मज़ा आता है वो किसी और चीज़ में नहीं आता। अगर एक ही कहानी बार बार सुनी जाए तो दिल ऊब जाता है और कहानी सुनने का मन नहीं करता। पर अगर एक नई कहानी हर रोज मिले तो उसे सुनने का कुछ मज़ा और ही होता है। तो चलिए आज फिर इसीलिए मैं आपके लिए एक और नई कहानी लाई हूँ। तो चलिए शुरू कर। तो ध्यान से सुनिए वीडियो को और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। आप इसे जितना ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे मैं उतनी ही नई नई कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। माँ मुझे अपना हीरे का कंगन और शादी की अंगूठी उतार कर दे दो। मैं घर जाकर आपके सेफ बॉक्स में इन्हें रख दूंगी, वरना आप कहीं रख कर भूल जाएंगी। बेटी बेटी राधिका ने नर्सिंग होम से वापस घर जाते हुए माँ को आश्वासन देकर धीरे से कहा, हम अंग्रेज औरतें अपनी शादी की अंगूठी कभी नहीं उतारते। यह मेरे पति इंद्रजीत की आखिरी निशानी है। इसे मैं जीवन भर अपने साथ रखूंगी। कंगन देते हुए माँ ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, माँ मैं वादा करती हूँ कि आपको जल्दी ही घर वापस ले जाऊंगी। यह नहीं सोचना कि आप यहाँ चेस्टरफील्ड नर्सिंग होम में हमेशा रहने के लिए आई हैं। नर्सिंग होम की पॉलिसी है कि आप कोई कीमती सामान, जेवर या धनराशि कमरे में साथ नहीं रख सकते। राधिका ने माँ डेजी को समझाने की कोशिश की। माँ की बूढ़ी आंखों में अचानक से बहुत से सवाल उभर आए। माँ के अंग्रेज गोरे रंग पर घुंघराले सफ़ेद बाल और खूबसूरत तीखी नाक बूढ़े चेहरे को सचमुच बहुत ही आकर्षक बना रही थी। काश मेरा रंग भी डैडी की तरह भारतीय गेहुआ ना होकर माँ जैसा गोरा होता। राधिका को माँ पर बहुत प्यार आ रहा था। माँ की भोली सूरत देखकर उसे तरस भी आ रहा था। जब से राधिका माँ के पास रहने आई थी उसने पहले कभी उन्हें अकेले घर पर नहीं छोड़ा था। राधिका की सहेली रोमा मिसेज डेजी सिंह को संभालने के लिए उनके साथ नर्सिंग होम आई थी। रोमा, यह मेरी माँ है जो शेरनी की तरह घर में राज किया करती थी। हैरानी की बात यह है कि वे अब बार बार एक ही बात को दोहराती हैं। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है, अफसोस। रोमा ने सहानुभूति के साथ सिर हिलाया। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। यदि माँ की देखभाल मैं घर पर कर सकती तो अवश्य करती, लेकिन मेरे लिए हर समय पर घर में रहना मुश्किल है और असंभव भी है। इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आजकल तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ या किसी और इंसान से। माँ के लिए हम सब अजनबी बन गए हैं। राधिका अपनी उलझन की उधेड़-बुन में लिप्त थी। थैंक्स गुडनेस, तुम सही समय पर आंटी को डॉक्टर के पास तुरंत ले आई। जब माँ की मनोदशा में उतार चढ़ाव और बदलाव अधिक मात्रा में होने लगा, उस समय किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बोलते बोलते वे भूल जाती थी और उन्हें सही शब्द नहीं सूझते थे। उनका व्यवहार बदला बदला सा लगता था। उनके व्यक्तित्व में भी अब फर्क आने लगा था। प्रश्नों को पूछकर फिर से बार बार दोहराने लगती थी। धीरे धीरे उनकी याददाश्त की शक्ति कम होती जा रही थी। फैमिली डॉक्टर ने जांच कर एवं मेमोरी टेस्ट करने के बाद बताया, इनको आज का दिन और तिथि याद नहीं थी। ये वस्तुओं के चित्र देखकर नहीं पहचान रही थी कि वे किसके चित्र हैं और ये भी भूल गई थी कि वे किस शहर में रहती हैं। नंबर जोड़ने और घटाने में अब उन्हें परेशानी होने लगी थी। नाम लिखने में भी अब वो गलत स्पेलिंग का इस्तेमाल करती हैं। बचपन की पुरानी बातें तो इन्हें अच्छी तरह याद थी, परंतु आज की घटनाएं इन्हें बिल्कुल याद नहीं। मेरे विचार से इन्हें डिमेंशिया बीमारी की शुरुआत हो गई है। डॉक्टर की बात सुनकर राधिका स्तंभित रह गई और बौखलाकर बोली, अब माँ की देखभाल मैं अकेले कैसे करूँगी। राधिका ने माँ के चेहरे की तरफ देखा और सोचा, क्या माँ इस बीमारी का आज समझती है। माँ के चेहरे के हाव भाव नहीं बदले थे। डॉक्टर से पूछा,
क्या बीमारी है? माँ कब तक ठीक हो जाएगी? डिमेंशिया एक प्रगतिशील बीमारी है। यह विभिन्न प्रकार की होती है। मनोभ्रंश कोई रोग नहीं है, बल्कि मस्तिष्क के कार्य का ह्रास है। इस बीमारी की पहचान है कि जब व्यक्ति आवश्यक चीज़ों को भूल जाए और तुरंत किए हुए काम, जैसे नाश्ता किया या नहीं किया, आज की तिथि क्या है, इत्यादि चीज़ें होने लगें, तो यह बीमारी होती है। तो इस बीमारी का इलाज क्या है डॉक्टर? यह मानसिक दशा है, परंतु पागलपन कतई नहीं है। इन्हें कुछ और टेस्ट के लिए अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर के पास भेजना होगा। इस बीमारी को सामान्यतः बुढ़ापा समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इनकी हालत को सुधारने के लिए हमें क्या करना होगा? राधिका बोली, तुमने मिसेज डेजी सिंह की सूझबूझ में कब से बदलाव देखा है? डॉक्टर ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। राधिका ने डॉक्टर को जल्दी जल्दी बताया। माँ कुछ महीनों से प्रायः चीज़ों को अनुचित या गलत जगह पर रख देती हैं। एक दिन इन्होंने घड़ी को फ्रिज में रख दिया। चाबी को रखकर भूल जाना तो ये आए दिन की बात है। क्या मिसेज डेजी सिंह आजकल गाड़ी चलाती है? गाड़ी चलाना तो माने पिछले 1 वर्ष से बंद कर दिया है। आजकल मैं ही घर में एक ड्राइवर हूँ। माँ कोई भी काम आरंभ करने के बाद तुरंत ही भूल जाती हैं कि वे क्या करना चाहती हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी याद न करने से वह कुंठित हो जाती हैं। आजकल वो ज़्यादातर लोगों से मेल जोल भी उन्होंने बंद कर दिया है। अपने आप में खामोश रहकर गुमसुम घर के किसी कोने में पड़ी रहती हैं। राधिका ने संकेत दिया। डॉक्टर ने राधिका को आश्वासन देते हुए कहा, तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। घर के सभी परिवार के सदस्यों, मित्रों एवं आसपास के लोगों को मिलकर आने वाले वर्षों में इनकी देखभाल करने के लिए तैयार रहना होगा। इस बीमारी का निदान क्या है डॉक्टर साहब? बीमारी का प्रभाव पड़ने से धीरे धीरे मानसिक कार्यों पर असर पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर बिना कारण ही बौखलाकर चिल्लाना और रोना इस बीमारी में सामान्य हो सकता है। दिमाग के स्कैन के बाद ही बता सकते हैं कि आखिर मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। परंतु डॉक्टर, मेरी माँ की दशा कब तक ऐसी रहेगी? डॉक्टर बोली, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। समय ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे रोगग्रस्त लोगों को वस्त्र बदलने, शौचालय जाने, नहाने, खाने जैसी दैनिक गतिविधियों में सहायता की जरूरत पड़ जाती है। इन लीफ टेस्ट्स को पढ़कर आप जान जाएंगे कि रोग दशा बढ़ने के साथ साथ किन किन आवश्यकताओं में बदलाव आएगा। जहाँ तक संभव हो इनको स्वतंत्र और सक्रिय रूप से रहने दें। आशंकाओं में घिरी हुई राधिका डॉक्टर से प्रश्न कर रही थी। अपने मन में उठे हुए अनेक सवालों का एक तरीका उसे और सूझ रहा था। माँ की बीमारी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। इन्हें नर्सिंग होम में भर्ती करते समय मुझे गिलानी हो रही थी कि मैं क्यों माँ को वहाँ भर्ती कर रही हूँ। राधिका अपने पति को छोड़कर शादी के 19 वर्ष के पश्चात माँ डेजी के पास रहने के लिए घर वापस आई थी। उसने शादी के बाद इतने वर्षों तक माँ का हाल नहीं पूछा था। सहानुभूति और सहयोग की अपेक्षा माँ से कैसे कर सकती थी? फिर भी माँ डेजी अपनी केवल एक ही शर्त पर उसे घर में रखने के लिए तैयार हुई थी कि वह बुढ़ापे में माँ को नर्सिंग होम में नहीं भेजेगी, आखिरी दम तक उसकी देखभाल घर पर करेगी। डेजी नर्सिंग होम में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। वह अपना अंतिम समय अपने ही घर में बिताना चाहती थी। अपने दिए हुए वादे के अनुसार मुझे माँ की देखभाल घर पे ही करनी चाहिए। पर रोमा, इन बातों को सोचकर मैं व्याकुल हूँ। क्या तुमने अपनी बड़ी बहन सिमरन से इस समस्या के बारे में बात की है? अब बहन थोड़ा सा उत्तरदायित्व ले लेती तो मुझे चैन मिल जाता। मेरी बहन को किसी भी बात से मतलब नहीं है। संपर्क करने के बाद भी बड़ी बहन ने माँ के बारे में कोई चिंता व्यक्त नहीं की। बहन ने साफ साफ जवाब दे दिया, जब जिम्मेदारी मेरी ही है। राधा झल्लाई। सोच समझकर राधा, तुम्हें ही निर्णय लेना होगा कि आंटी की देखभाल स्वयं घर पर करोगी या नर्सिंग होम में भेजना चाहोगी। देखा जाए तो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है और मेरे अपने काम की जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। राधिका ने एक गहरी सांस ली और
अपनी बहन से एक बार फिर पूछ कर देखो। यू हैव नथिंग टू लूज। हम बहनों में न कभी आपसी झगड़े हुए, न कभी कहा सुनी हुई, परंतु ना जाने हम दोनों बहनें आपस में कैसे इतनी दूर हो गई। ऐसे में माय डियर फ्रेंड, तुम्हें ही मजबूत बनकर कदम उठाना होगा। आंटी डेजी तो अपनी ही अलग आंटी डेजी की तो अपनी ही अलग डेजी तो अपनी ही अलग दुनिया में है। मेरे सामने भी घर पर रहने की व्यवहारिक समस्या है, वरना मैं कभी नर्सिंग होम में नहीं भेजती। परंतु मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ठीक कर रही हूं या नहीं। ये माँ के हित के लिए इतना सख्त कदम मुझे उठाना पड़ रहा है। अगर मैं नौकरी नहीं करूं तो घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी, और मेरे पार्ट टाइम नौकरी तथा माँ की पेंशन मिलाकर ही तो घर का खर्चा चल रहा है। संताप और संशय छोड़कर राधिका ने स्वयं सोच समझकर हेल्थ प्रोफेशनल की सहायता से माँ डेजी को नर्सिंग होम में छोड़ने का निर्णय ले लिया। चेस्टरफील्ड नर्सिंग होम में डेजी अपने कमरे में श्वेत स्वच्छ बिस्तर पर आराम करने लगी। ड्रेसिंग टेबल पर राधिका ने माँ का सामान सजा दिया। चेस्टरफील्ड नर्सिंग होम ओस्टिन एवेन्यू शेफील्ड रोड पर घर के पास ही था और प्रतिष्ठित भी था। आने जाने में आसानी रहेगी, राधिका ने सोच समझकर फैसला किया था। निशब्दता को तोड़ते हुए नर्सिंग होम की नर्स ने सामान की सूची देने के लिए कमरे में आते हुए पुकारा, मिसेज डेजी। इंद्रजीत सिंह। माँ ने जल्दी से मुड़कर लिस्ट नर्स के हाथ से लेकर राधिका को देते हुए कहा, इस सूची में लिखी सभी चीजें कल घर से जरूर लेकर आना। नर्स की आवाज से माँ की प्रतिक्रिया को देखकर राधिका चकित रह गई, वरना बीमारी के कारण डेजी की अपनी अस्मिता छिन्न हो चुकी थी। मानसिक बीमारी की सूक्ष्मता होने से पहले डेजी इतनी ही जल्दी अपने चारों तरफ की वातावरण स्वभावतः तत्क्षण उत्तर दिया करती थी। राधिका ने सामान की सूची संभालकर अपने हैंडबैग में रख ली और जल्दी जल्दी कदमों से अपनी कार पार्क में बढ़ गई। पीछे मुड़कर एक बार झरोके से बस माँ को देखने की कोशिश की। रोमा, मैंने माँ से अच्छी तरह से गुड बाय भी नहीं किया। क्या माँ को बुरा नहीं लगेगा? वे दुखी हो रही होंगी, घर को याद करके परेशान हो रही होंगी। मुझसे भी माँ अधिक प्रसन्न नहीं है। रोमा को रास्ते में उसके घर छोड़ते हुए माँ के नर्सिंग होम में ऑटोमेटिक कार चलाकर न जाने कब कैसे राधिका घर पहुंची। घर में आते ही उसे अकेलापन सताने लगा। माँ के बिना वह घर उसे काटने को दौड़ रहा था। घर पर पहुंचकर राधिका ने चाय बनाई। ट्रे में 2 प्याले रखने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर ठिठक गई। अरे ये क्या, माँ तो घर पर ही नहीं है। मैं भी पागल हूँ। खुद ही उसे अपने ऊपर हंसी आ गई। माँ के बिना ये घर कितना सूना हो जाएगा मुझे पता ही नहीं था। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं किससे अपनी मन की बातें कहूँ। घर के सन्नाटे में एक एक ईंट मेरी बातें सुन रही है। मैं परिश्रम से अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वयं ही सहन करती रही हूँ। मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरे साथ अब कोई नहीं है। घर की सभी जिम्मेदारियों को मुझे ही सोच समझकर स्वयं संभालना होगा। मुझे बेटी होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। माँ के भले में ही मेरी खुशी है। इन सभी बातों का विचार करते हुए थक कर ना जाने कब राधिका को नींद आ गई। डेजी को अपने घर बहुत पसंद था। इंग्लैंड के यॉर्कशायर काउंटी में सेल्वी गांव की सेल्वी नहर के किनारे पर बना हुआ एक सजीव जीवंत सेमी डिटैच्ड घर था। बगीचा छोटा होते हुए भी बड़ा आकर्षक था। सदाबहार झाड़ियों के कारण हमेशा वह हरा भरा रहता था। डेजी को घुड़सवारी का बड़ा शौक था। वह घुड़सवारी क्लब में रोज जाया करती थी। अगर घर के पीछे बगीचे में जगह होती तो वह घर पर ही एक पौनी रख लेती, परंतु उसे सेमी डिटैच्ड घर में यह संभव नहीं था। परंतु उसके सेमी डिटैच्ड घर में वह संभव नहीं था। राधिका को भी वह कभी कभी पोनी राइड के लिए ले जाया करती थी। गांव के स्कूल के सभी बच्चे कभी साइकिल और कभी पैदल चलकर पढ़ने जाया करते थे। चर्च स्ट्रीट के दूसरे किनारे लॉर्ड नेल्सन पब्लिक स्कूल
लीड्स रोड पर शाम को मिलने के लिए समीप सुगम था। शाम को मिलने के लिए बहुत ही पास में था। वहाँ सब मोहल्ले के लोग पब में अक्सर शाम को मनोरंजन करने के लिए जाते थे। रविवार की सुबह डेंसिन रोड के पेरिस चर्च ऑफ ऑल सेट्स में संडे सर्विस होती थी। परंतु न जाने पढ़ाई और नौकरी के चक्कर में हमारी आदतें कब बदल गई। माँ अकेले होते हुए भी सदैव चर्च जाया करती थी। चर्च के भले पादरी के संपर्क में रहकर फूलों को सजाने से लेकर चैरिटी या धार्मिक काम के लिए माँ हमेशा तैयार रहती थी। राधिका ने एक गहरी सांस लेकर घर में माँ की कमी को महसूस किया। साथ वाले घर में आंटी ग्रेस रहती थी। वह डेजी की पड़ोसन तथा सखी थी। राधिका ने ग्रेस को पिछले बगीचे की दीवार के ऊपर से आवाज दी। थोड़ी देर में ही दरवाजे की घंटी बजी और घर में घुसते हुए ग्रेस ने कहा, हेलो, हाउ आर यू माय डियर। डेजी की तबीयत व मन स्थिति कैसी है? आंटी ग्रेस, मैं तो माँ को दिया गया वचन और दायित्व भी न निभा सकी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो माय चाइल्ड? तुमने डेजी के हित के लिए ही उन्हें नर्सिंग होम में छोड़ा है। यह मुझे बताओ कि ये नर्सिंग होम कैसा है? आंटी ग्रेस ने पूछा। चेस्टरफील्ड नर्सिंग होम वैसे तो ठीक है, लेकिन जब मैंने वहाँ एक बुजुर्ग पुरुष को बगीचे में नंगा उछलते हुए देखा तब मैं एक क्षण के लिए डर गई। राधिका ने एक सांस में बताया। अरे वह कैसे? ग्रेस की आंखें गोल गोल घूमने लगी। पहले आश्चर्य मुझे भी हुआ था। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वह आदमी किस हाई कोर्ट में जज के पद पर काम किया करता था। अब उसे डिमेंशिया की बीमारी हो गई है। वह कौन है और कहाँ है उसे कुछ याद नहीं। अब उसे अपने कपड़ों की भी सुध नहीं रहती कि वो पहने हैं या नहीं पहने। क्या वह मिक्स्ड नर्सिंग होम है? क्या डेजी वहाँ ठीक रहेगी? हाँ बिल्कुल। माँ जब घर पर होती थी तो मुझे उनकी चिंता प्रतिदिन बनी रहती थी कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। क्यों, क्या हुआ? डेजी तो स्वस्थ दिखाई देती थी। परंतु देखो, पिछले हफ्ते की ही बात है। माँ 2 बजे रात को उठकर खाना बनाने लगी। वे गोभी की सब्जी काट चुकी थी। आलू के चिप्स बनाने से पहले ही भाग्यवश मैं स्वयं उनके पास नींद से उठकर रसोई में पहुंच गई। डर था कि कहीं माँ के कपड़ों में आग ना लग जाए। गैस ऑन करते समय अगर इग्निस काम न करता और माँ गैस को गलती से खुली हुई छोड़ देती तब क्या होता? मैं सोचकर ही कांप जाती हूँ। अखबारों में घर में आग लगने की खबरें तो प्रत्येक दिन पढ़ने को मिल ही जाती हैं। ग्रेस ने अपनी चिंता व्यक्त की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस कहानी का एक भाग पूरा हुआ। इसका अगला भाग सुनिए जरूर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको ये कहानी कैसी लग रही है। क्या मिस डेजी ठीक हो जाएंगी या उनकी बेटी को अकेले ही रहना पड़ेगा? जरूर सुनिए, आगे की वीडियो जरूर सुनिए, आगे की कहानी।